भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर इस पूरे मैच की अगर स्टोरी की हम बात करें ना, तो सीरियसली शुरुआत के 10-20 मिनट इतना खुश था मैं। हाँ, हमने चांसेस मिस किए थे, लेकिन मैं पता है खुश क्यों था। मैं खुश इसलिए था कि शायद से यार 20 मिनट के अंदर हमने 2-3 बड़े चांसेस हमने यहाँ पे क्रिएट करे, तो आने वाले 90 मिनट में तो डेफिनेटली हम इनके 3 या 4 तो उनकी गांड में ठूस ही देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा ना, जैसे जैसे हम और भी अच्छा खेलते रहे, लेकिन उसके बाद हम थकते भी रहे। ये चीज़ ना, ये खुशी फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, ये फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में बदल गई, और अब ये इरिटेशन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में और कहीं ना कहीं गुस्से में बदल गई। क्योंकि रियलिटी ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 0, वाटफोर्ड 0। मैं इसलिए पता है इस 0-0 पे इसलिए ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये इतनी पुअर वाटफोर्ड टीम थी ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये इतनी पुअर टीम थी कि आज का मैच, मैं सही बता रहा हूँ, आज के सर्कमस्टांसिस, आज की सिचुएशन, आज के चांसेस, आज के वो सारी शॉट्स, अगर मैं यूनाइटेड से छीन के किसी भी और टॉप 6 टीम को दे दूँ ना, तो वैटफोर्ड को आराम से वो 3 और 4 गोल से हरा सकते हैं। कुछ स्टैट्स इतने ज़्यादा शॉकिंग है, कुछ स्टैट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है न्यूट्रल फैंस के लिए। आई थिंक पिछले 6 मैचेस की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड ने 19 बिग चांसेस क्रिएट करे हैं। सिर्फ लिवरपूल से पीछे हैं, जिसने लिवरपूल ने 29 बिग चांसेस क्रिएट करे हैं, जिसमें से उन्होंने 17 गोल स्कोर किए हैं, और यूनाइटेड ने अपने 19 में से सिर्फ और सिर्फ 5 चांसेस मिस किए हैं। इसी तरह अगर एक और स्टैट्स के बारे में बताऊं, तो अगर यूनाइटेड इस पूरे प्रीमियर लीग के अगर एवरेज अगर उस चांसेस, बिग चांसेस स्कोर की हम बात करें कि क्या एवरेज होता है कि बिग चांसेस को गोल में बदला जाता है, वो इस पूरे प्रीमियर लीग का अगर एवरेज की बात करें तो 41% है, यूनाइटेड का 35% है। हम वर्स्ट टीम्स में आते हैं, हम वर्स्ट 5-6 टीम्स में आते हैं, इतना हमारा यहाँ पर गिर गया है। मैं आपको क्यों स्टैट्स बता रहा हूँ? स्टैट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के मैच में मेरे को लगता है कि ये टीम, रांगनिक ने जो टीम निकाली थी, रांगनिक ने जो टैक्टिक सेट की थी, रांगनिक जो मैनेजर था ना, वो वहाँ 3 पॉइंट्स के लिए खड़ा हुआ था। क्योंकि पिच पे जो प्लेयर्स थे ना, वो 3 पॉइंट्स के लिए खेल रहे थे, बल्कि वो 1 पॉइंट के लिए खेल रहे थे। और वही होता है ना, जब आदमी की किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। तो तब भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 पॉइंट से 0 पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं अगर वैटफोर्ड अपना एक आधा चांस भी मार देती। क्योंकि वैटफोर्ड को क्या चाहिए था भाई? वैटफोर्ड को तो चाहिए यही था, उनके लिए तो भाई रेलीगेशन से है, उनके लिए तो भैया एक एक पॉइंट मैटर करता है। और यूनाइटेड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट 1 पॉइंट भी उनके लिए विक्ट्री से बढ़िया है। यहाँ पे जब 20, मतलब लिटरली यार, आपने 20 शॉट मारे हैं, आपने कितने सारे चांसेस, आपने कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो वैटफोर्ड को क्या है? वैटफोर्ड को तो सिर्फ एक चांस बनाना है, और अगर तुक्के से भी उन्होंने गोल मार दिया तो उनको क्या है? उन्होंने लाइक टट्टो से भी अगर अपने गोल मार दिया ना, उनको क्या है? उनको गोल से मतलब है, उनको पॉइंट से मतलब है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज मेरे को लगता है कि आज रांगनिक को आप कहीं ना कहीं नहीं कर सकते आप ब्लेम। आप ब्लेम करो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को, और हमें भी इंडिविजुअल प्लेयर्स की हम बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे बड़े पॉइंट की, कि क्या यहाँ से टॉप 4 मुश्किल है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर हम अपने नीचे की बात करें तो आर्सेनल हमसे 2 पॉइंट पीछे है, लेकिन आर्सेनल के पास 3 गेम्स इन हैंड है। और जिस तरह की फॉर्म्स में आर्सेनल चल रही है ना, आर्सेनल में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को हरा रही है। बुल्स से 1-0 के डाउन थे और 2-1 से जीत के आए। ये वो आर्सेनल की टीम है जिसको हम मेंटालिटी के लिए ट्रोल करते थे। ये वो आर्सेनल टीम है जिसको हम कहते थे कि इनके पास वो क्लच प्लेयर्स नहीं है। दे हैव द क्लच प्लेयर्स एंड आई थिंक दे हैव द मेंटालिटी राइट नाउ। उसके बाद अगर साइड बाय साइड अगर अपने गिरेबान में झांक लेना, तो हमारे नेक्स्ट 3 मैच सिटी के अगेंस्ट है, स्पर्स के अगेंस्ट है और लिवरपूल के अगेंस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड की ये टीम इतनी टट्टी है कि नहीं, हमारा कोई चांस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड की टीम अगर टट्टी भी नहीं है, तो शायद से कहीं ना कहीं हमें कन्विंस ही नहीं कर पाई अभी तक इस पूरे सीजन में कि ये किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाके कुछ अच्छा कर सकती है। एथलेटिको टीम बड़ी टीम थी, स्ट्रगल कर रही थी, काफी सारे कॉन्फिडेंट थे, क्या हुआ उस मैच में जाके। लेकिन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैक्टिकल पॉइंट्स जो कि मैंने इस मैच में ऑब्जर्व किए थे, और उस पर हम एक एक करके यहाँ पे कमेंट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि शायद से राल्फ रैंगनिक, तो कल के एपिसोड में नहीं, परसों के एपिसोड में मैंने आपसे शेयर करा था कि रोनाल्डो और राल्फ रैंगनिक के बीच में एक मीटिंग हुई है, जहाँ पे रोनाल्डो ने शायद से बीच में, मतलब बात उठी है दोनों के, कि भाई 2 स्ट्राइकर्स पिवट वाला ना, वो कहीं ना कहीं रोनाल्डो को भी काम आ सकता है और टीम को भी काम आ सकता है। और आज हमने एक्चुअली में मैच में ये देखा। अगर आपने देखा होगा कि एट टाइम्स यूनाइटेड ने इस तरीके से शेप थी, इस तरीके से बिल्डअप कर रही थी ऑफेंसिवली, कि पॉल पोग्बा वाज एक्चुअली प्लेइंग अलोंगसाइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि बेंजेमा के वाला रोल दिया था, और रोनाल्डो को यहाँ पे गेट इन बिहाइंड था। दिस वाज सोली बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ थी। पहली चीज़ तो ये थी कि वैटफोर्ड ने बहुत सारा स्पेस दे रही थी पॉल पोग्बा को, और सबको पता है कि अगर पॉल पोग्बा को स्पेस मिल जाए और उसको थोड़ा क्रिएटिविटी फ्रीडम मिल जाए, तो वो धड़ाधड़ असिस्ट दे सकता है। और आज के मैच में आप कह सकते हो कि हमने चांसेस इसलिए भी ज़्यादा क्रिएट करे क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली पॉसिबल हो पाई।
दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी ना वो ये था कि यहाँ पर इवन दो पॉल पोग्बा शुरुआत हमेशा अच्छी करता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना, अब वो मेंटल टायर्ड हो या फिर फिजिकली फिटनेस हो, लेकिन पॉल पोग्बा की एनर्जी बहुत नीचे आती हुई दिखती है। और आज कहीं ना कहीं वो जो 90 मिनट पूरे खेला ना, लिटरली लास्ट के 10-15 मिनट तो कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल भी भागने की क्षमता नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी वो फिजिकल बुली नहीं थी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो होल्डिंग मिडफील्डर आ गया था हमारे लास्ट के 15 मिनट में। अब इसको मैंने एक्सक्लूसिवली पोग्बा पे तो कह दिया, लेकिन सही बात बताऊँ ना, आई वुड बी लाइंग अगर मैं ये कह दूँ कि पूरी लास्ट के 10-15 मिनट मेरे को यूनाइटेड टीम फिजिकली कॉम्पिटिटिव लग रही थी, नहीं लग रही थी। दे वर नॉट लुकिंग कॉम्पिटिटिव एनफ, और इसमें तो कोई भी छूटा हुआ नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो यहाँ पे आता है ऑल और नथिंग। अब मैं टीवी सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रांगनिक की टैक्टिक्स की। आपने बहुत मेरे को मैच के प्रीव्यूज में और रिव्यूज में ये कहते हुए सुना होगा कि जब भी गोल की एक अर्जेंसी होती है ना, रांगनिक ने हर एक सुपरस्टार को पुटअप करता था आके। और आज के मैच में हमने देखा, और ये चीज़ आप इससे भी कर सकते हो कि जिस तरीके से हम अटैक में इन्फोर्स करते जा रहे थे ना, हम डिफेंस में अपने आप को और खोखला करते हुए जा रहे थे। और ये चीज़ इसलिए थी कि उनको पता था कि वैटफोर्ड के पास इतना कोई फायर पावर नहीं है, और वैटफोर्ड के पास कोई इतना होप नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से हमको ना डिफेंसिव सॉलिडिटी चाहिए। अब ये इसलिए हो रहा था कि आप सबसे पहले देखो कि मातेज होल्डिंग मिडफील्डर था, इन्होंने मातेज को हटाया, पोग्बा को होल्डिंग मिडफील्डर बनाया, उसके बाद फ्रेड को हटाया, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर मतलब एक तरीके से सब सारे सुपरस्टार हमारे ऑन पिच पे थे। पोग्बा था, ब्रूनो था, जेडन सांचो था, मार्कस राशफोर्ड था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। हर एक प्लेयर हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल था जो कि एक गेम को क्लच कर सकता है। लेकिन नतीजा वही हुआ जैसे मैंने तब कहा कि इस मैच में रांगनिक 3 पॉइंट्स के लिए गया था और हमारे प्लेयर्स 1 पॉइंट के लिए गए थे। यार देखो ये मैच ये मैच इतना कंफ्यूजिंग है ना कि आप सही में अपनी टीम की तारीफ कर सकते हो कि हमने आज बहुत अच्छा खेला, हमने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया। लेकिन एट टाइम आपको साइड बाय साइड ये भी समझना पड़ेगा कि यही चीज़ अगर आप किसी भी टीम को हैंड ओवर कर दो ना, तो वो पेल देगी पटक के इस वैटफोर्ड की टीम को। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक बहुत सेंसिटिव इशू की, और जो कि भाई मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके, और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है कि यार रोनाल्डो मेरा आइडल है, बट आपको ये भी पता है कि अगर आप यहाँ तक इस पूरी जर्नी में, चैनल की पूरी जर्नी में मेरे साथ हो, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मैं हमेशा लॉजिकल कमेंट्स और लॉजिकल डिस्कशन रखने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं कैमरे के सामने आता हूँ। तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे एपिसोड में आपको कोई टॉकिंग पॉइंट मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ये पॉइंट अगर प्लीज़ इस पॉइंट पर डिस्कशन ज़रूर करना कॉमेंट सेक्शन में। 2 चीज़ पे हम पकड़ते हैं रोनाल्डो की। सबसे पहला सवाल ये है, इट वोंट मैटर इस सवाल को लेके कि आप रोनाल्डो के डाई हार्ड फैन हैं, कम डाई हार्ड फैन है, अट्रैक्टिव है, हेट करते हैं, क्रिटिक, कुछ नहीं। क्या पहला सवाल ये है कि क्या रोनाल्डो बुरा खेल रहा है? द आंसर इज वेरी इजीली यस, रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा बुरा खेल रहा है। दूसरा है कि क्या रोनाल्डो ही इस पूरे यूनाइटेड का जो सिस्टम बैठा हुआ है उसका पूरा ब्लेम रोनाल्डो पे जाना चाहिए? तो इसका आंसर उससे भी ज़्यादा सिंपल है, नहीं। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि बुरा खेल रहा है और क्यों उसका ब्लेम नहीं जाना चाहिए। आप देखो यार, बुरा इसलिए खेल रहा है क्योंकि आप देखो यार, रोनाल्डो ना एक्चुअली में एक चीज़ होती है ओवर पावर करना। रोनाल्डो की एज को देख के ना सब कहेंगे कि डेफिनेटली यार देखो फिजिकल फिटनेस आप कह सकते हो नहीं इसकी ऑप्टिमम होगी, उसके बाद आप कह सकते हो कि लिंकअप प्ले, उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन जो कि वो करता है, प्रेस करता है, हमको तो दिखता है वो प्रेस करता हुआ, और तीसरा उसका लिंकअप प्ले। लेकिन इस सब चीज़ों को ओवर पावर कर देगा वो है उसका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड। अब ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से इसने फर्स्ट हाफ, सीजन के फर्स्ट हाफ को स्टार्ट किया था ना, जहाँ पे गेम को क्लच कर रहा था, वो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उड़ ही गया है। पिछले 10 मैचेस में सिर्फ रोनाल्डो का 1 गोल आया है, और ये रोनाल्डो के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा नीचे है। ये मैं जिसके लिए जो रोनाल्डो का डाई हार्ड फैन है वो ये बोल रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि यार हेटर्स, क्रिटिक्स ये बाद में देखेंगे, पहले जो उसके फैंस होते हैं ना, वो इस चीज़ को पहले भाप लेने चाहिए और वो इस चीज़ को पहले लेके क्रिटिसाइज करें रोनाल्डो को। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं इसी पॉइंट के काउंटर की कि क्यों यहाँ पर रोनाल्डो की फॉर्म में इतना बड़ा ड्रिप आया है, और इतना यहाँ पर मतलब लोग, पता है मैं कम्युनिटी में इस समय डिस्कशंस पे पढ़ रहा था, लोग एक्चुअली में ना, एक होता है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो परफॉर्मेंस को लेके, बट एक होता है कि आप एक्चुअली में फिनिश कह रहे हो। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कि आप जब एक प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज करते हो, एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन यू एक्चुअली से कि रोनाल्डो इज फिनिश एंड ही कैन नॉट प्ले एनी मोर। ही यू नो इट्स वेरी, देखो ये चीज़ मेरे को, मैं हम डिस्कशन करेंगे पॉडकास्ट में, इट्स समथिंग, लेकिन अभी जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो सीरियसली
इट्स ऑल बाय हार्ट। मेरे को नहीं पता कि आप में से कितने लोग एग्री करोगे डिसएग्री करोगे, बट इट रियली फेल्स वेरी वेरी बैड। बहुत बुरा लगता है जब ये सुनने को, ये पढ़ने को मिलता है कि आपका जो क्लब है जिससे आप अटैच होते हो इमोशनली, आपका जो प्लेयर है जिसके आप डाई हार्ट फैन हो, लाइबिलिटी है रोनाल्डो यूनाइटेड पे। लेकिन इसका अगर काउंटर हम बात करें, अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, तो पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि एक्चुअली में इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या सीन है। लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं कि भाई रोनाल्डो अगर इतना बुरा खेल रहा है तो इसको यहाँ पर बिठाया क्यों नहीं जा रहा। और इसके काउंटर में सवाल ये होता है कि यूनाइटेड की कंडीशन ही ऐसी है, कौन है इस पूरे सीजन कवानी ने अपने आप को कितने बार अवेलेबल करा है, इस पूरे सीजन हमने कितनी बार कवानी पे काउंट किया है। मेसन ग्रीनवुड की सिचुएशन इतनी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं कोई प्लेयर। मार्शियल को हमने भेज दिया यहाँ पर बिना किसी रिप्लेसमेंट के, मार्कस रैशफोर्ड के खुद एल लगे हुए हैं, तो किसको वी आर ऑब्लाइज टू प्ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तभी हमने देखा कि एक हफ्ते में 3 गेम्स हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिलाए, विच इज़ ह्यूज ह्यूज, बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं 37 ईयर्स ऑफ एज में। और कहीं ना कहीं इट्स नॉट शॉकिंग कि अगर प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी एक्चुअली में रोनाल्डो को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। लेकिन रियली डू लेट मी नो कि इस पूरे रोनाल्डो के परफॉर्मेंस को लेके आपका क्या परसेप्शन है, रोनाल्डो के क्रिटिसिज्म को लेके आपका क्या परसेप्शन है, और रोनाल्डो को डिफेंड अगर आप करने वाले हैं तो वो आपके इस स्टेटमेंट के साथ करने वाले हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब कंक्लूजन की। अब देखो कंक्लूजन में मैं कहूँ तो डेफिनेटली यार ये अगर मैंने कह दिया कि इस पूरे टीम के प्लेयर्स ने ही आज मेरे को लेट डाउन किया, तो उसमें सब आते हैं, लिटरली A to Z हर एक प्लेयर आता है। मतलब अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से बात करें क्योंकि उन पे ये जिम्मा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आज ये पता चल गया कि नेमान्या मैथेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, और CDM बिल्कुल चाहिए। मैं से बता रहा हूँ, अगर नेमान्या मैथेज की उम्र कम होती ना तो नेमान्या मैथेज के साथ हम बहुत अच्छा करते, बट नेमान्या मैथेज इज एन, मतलब उसके बंदे के पास यार पेस नहीं है, बंदे के पास अब टैंक में वो एनर्जी नहीं है कि वो 90 मिनट तक हमको दे सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यार हमको एक स्ट्राइकर चाहिए, हमको एक यंग एनर्जेटिक स्ट्राइकर चाहिए। I don't know if he is going to be playing ahead of Cristiano Ronaldo. I don't know if he is going to play behind Cristiano Ronaldo, along Cristiano Ronaldo. ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए। अभी तक हम स्ट्राइकर्स की बात करते हुए आ रहे थे रिपोर्ट्स पे, अभी तक हम स्ट्राइकर्स की बात करते हुए आ रहे थे ट्रांसफर रूमर्स की, लेकिन आज हम जो स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ज़रूरत की। आज ज़रूरत है हमें एक नए स्ट्राइकर की, आज ज़रूरत है हमें इस यूनाइटेड के नए स्ट्राइकर की, एंड वी रियली नीड अ स्ट्राइकर जो कि 20-25 गोल मारे, बिकॉज थिंग्स आर जस्ट नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। बाकी थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिला हो, और अगर मैंने किसी स्टेटमेंट से एक्चुअली मैं आप में से किसी को ऑफेंड किया हो तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।